जी, तो इसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स की बात करेंगे कि आपको पता है जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो एक कर्व बनता है, उस कर्व को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम क्या लेते हैं जी, ओ एच होता है और नीचे एच ले लेते हैं मान, और नीचे हमारे पास क्या होगा, ओ एच होगा। ऊपर एच पॉजिटिव है तो एच पॉजिटिव जब ओ एच के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है H2O बनेगा। एंड पॉइंट इसका आपको बता दिया और इक्विवेलेंस पॉइंट भी आपको बता दिया कि कैसे फर्क करना है। अब बात करेंगे कर्व की, न्यूट्रलाइजेशन कर्व की। हम मान रहे हैं, मैं सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास ब्यूरेट के अंदर ओ एच है, इसके अंदर ओ एच ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अंदर हम ओ एच ले रहे हैं और नीचे है हमारे पास फ्लास्क के अंदर है जी एच पॉजिटिव आइंस, ये हमारे पास है। तो आपको पता है शुरू शुरू में बेटा जो कर्व है वो नीचे का होगा, डेफिनेटली एसिड है हमारे पास, तो इसका कर्व आएगा किसी 1 2 3 4 5 6 7, इसका कर्व आएगा तकरीबन 2 की पीएच पे। मान लें कि शुरू में सिर्फ एसिड ही था, उसका कर्व यहां से शुरू होगा ऐसे, आहिस्ता आहिस्ता पीएच बढ़ेगी ना। अब देखें ये कर्व इस तरह से आएगा, मैं आपको पहले सारा कर्व बनाकर दिखा दूं, ऐसे आएगा। अब इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बगैर एसिड बेस टाइट्रेशन का मजा नहीं है, इसको नहीं समझेंगे तो। देखिए बहुत आसान है। अब नीचे था एच पॉजिटिव, इसके साथ ओ एच नेगेटिव ने रिएक्शन किया तो H2O बन गया। अब इसमें से मान ले 50 आयंस थे सिर्फ, तो 49 रह गए, यानी एच पॉजिटिव आयन कम हो गए तो पीएच बढ़ गई। आपको पता है ना, एच पॉजिटिव आयन कम हो तो पीएच बढ़ जाती है। इसी तरह कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे, पीएच बढ़ती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता पीएच बढ़ रही है। एक वक्त आएगा सडन जंप आता है पीएच में। ये सडन जंप क्यों आता है और बाद में पीएच कांस्टेंट हो जाती है, यही हमने जानना है कि वाई दिस इज हैपेंड इन एसिड बेस टाइट्रेशन के, इसके अंदर ये क्यों होता है, सडन जंप क्यों आता है, ये इसको हमने स्टडी करना है। अब देखें, मान लें हमारे पास ऊपर है ओ एच आइंस और नीचे थे एच पॉजिटिव आइंस। हम मान लेते हैं कि जो नीचे हमारे पास एच पॉजिटिव आइन है वो थे 500, कितने 500। अब ऊपर से ओ एच का एक आइन तो नहीं आएगा, डेफिनेटली उसका एक ड्रॉप आएगा, क्योंकि ड्रॉप वाइज हमने काम करना है। हम मान लेते ड्रॉप के अंदर 150 ओ एच आइंस आ रहे हैं, हालांकि लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन हम समझाने की खातिर ये कर रहे हैं। 150 ओ एच नेगेटिव आइंस होते हैं इस ड्रॉप के अंदर, हम ये सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका ओ एच का एक ड्रॉप आया और एच पॉजिटिव नीचे थे 500, इसका एक ड्रॉप आया, उसने 150 आयंस निकाल दिए, एच पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो पीछे कितने बच जाएंगे, ये 500 में से माइनस करेंगे 100, ये 350 रह गए, 350 एच पॉजिटिव बच गए। अब एक और ओ एच का ड्रॉप आ जाएगा, तो ये भी निकाल दें जरा, तो ये बच गए हैं 200 बच गए। अब 200 एच पॉजिटिव बच के एक और ओ एच का ड्रॉप आ गया। अब यहां पर जस्ट 50 बच गए, अभी भी रिएक्शन में एच पॉजिटिव है। अब एक और ओ एच का ड्रॉप आएगा, तो यहां पर अभी 100 ओ एच के आइंस बढ़ चुके हैं, एसिड तो खत्म हो चुका है। तो आप देखो ओ एच आइंस कितने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, इसीलिए सडन जंप आता है कर्व के अंदर कि आपके पास बेटा ग्राफ इंक्रीज हो रही थी उसकी पीएच और यकदम से बढ़ गई है। वो यकदम से बढ़ती है नहीं ओ एच आइंस की वजह से, जो कि एक्सेस में आ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। इसीलिए तो कहते हैं कि टाइट्रेशन करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि ड्रॉप वाइज हमें काम को करना है,
यकदम से नहीं हमें उसे ओपन कर देना, क्योंकि हम मिस्टेक करते हैं और इससे एग्जैक्ट एंड पॉइंट नहीं आ पाता। ड्रॉप वाइज करने के लिए कहा जाता है। तो ये सडन जंप होगा ओ एच आइंस की वजह से। किस वजह से? ओ एच आइंस की वजह से ये सडन जंप होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। और फिर बाद में पीएच कांस्टेंट हो जाती, क्योंकि अब पीएच जो है बेसिकली उसके अंदर कोई भी आइंस नहीं है, सारे के सारे एच पॉजिटिव खत्म हो गए, तो पीएच अब बढ़नी नहीं है, वो बस कांस्टेंट हो जाती है, जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है। देखिए मैंने ये बात की है कि एच पॉजिटिव आयन जो थे 500 है, तो एक ओ एच 150 एच पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो फिर इसी तरह एक और ओ एच आएगा तो उसने भी 150 को किया, अब 200 रह गए। फिर एक और ओ एच आएगा तो उसने भी उसे न्यूट्रलाइज किया, तो 50 एच पॉजिटिव अभी भी पड़े हैं नीचे। तो अब हमारे पास 1 OH मजीद आएगा, तो वो भी तो 150 को करेगा, लेकिन सोल्यूशन में एच पॉजिटिव तो सिर्फ 50 है। तो हमारे पास 100 OH के आयंस बढ़ जाते हैं सोल्यूशन के अंदर, यानी बेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और इसी वजह से कर्व जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इसकी स्टोरी थी सारी न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स की। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो होता है इसका फिर हम एवरेज ले लेते हैं इस कर्व की, और वो हमारे पास एंड पॉइंट होता है। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ दीज कर्व्स, तो बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का कर्व बन सकता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का बन सकता है, फिर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का बन सकता है, या वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का कर्व। ये चार तरह के कर्व हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो 100% न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी उनकी पीएच हमेशा 7 ही होगी, तो पीएच 7 पर ये आएगा। और इसी तरह जब वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेंगी तो तब भी 100% न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो इसकी पीएच भी 7 ही होती है, क्योंकि जितने आयंस वीक एसिड देगा उतने ही वीक बेस प्रोड्यूस कर लेगी, तो इनकी न्यूट्रलाइजेशन तकरीबन सेम होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो डेफिनेटली एसिड जीत जाएगा। यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच जो होगी वो लेस देन 7 होगी। इसी तरह थर्ड केस है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें पीएच जो होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी, बेस जीत जाएगी, यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ये चार न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स थे, और इनको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा आपको बता दूं। लाइक ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान कर्व है, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच तकरीबन 1 से स्टार्ट होती है, और इसका कर्व इस तरह से आएगा, और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट 7 पर आता है तकरीबन। इसके बाद अगर आप बात करो वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी वीक एसिड की तकरीबन पीएच 4 से स्टार्ट होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कर्व इसका तकरीबन इसी तरह बेसिक मीडियम लाइक 9 में आ चुका है। तो इस तरह से आप कर्व बना सकते हैं, खुद से आप सपोज्ड वैल्यू लेकर कर्व बना सकते हैं, उसका आपको इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एसिड और बेस की टाइट्रेशन। कल हम पढ़ेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। तो आज के लेक्चर में आपका कोई भी सवाल है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, एसिड और बेस की टाइट्रेशन में अगर आपका कोई भी सवाल है बेटा तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सर ये लास्ट वाले कर्व जो है ना ये दोबारा से खुल जाते हैं। कौन से? ये वाले जो ड्रॉ किए? हाँ जी। देखें वीक एसिड की पीएच कहाँ से स्टार्ट होगी? वीक एसिड 4 5 6 ही होगा।
तो हमने वहां से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक मीडियम होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तकरीबन 9-10 पर आना चाहिए, 8-9-10 पर आना चाहिए। 7 पर नहीं आएगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मीडियम भी स्ट्रॉन्ग होगा। बेस प्रोड्यूस करेगी 100 आइंस, तो वीक एसिड तो प्रोड्यूस करेगा तकरीबन 5 आइंस, सिर्फ और सिर्फ। तो अब यहाँ पर इसका कर्व जो होगा वो ऐसे आएगा, पहले तो इंक्रीज होगी पीएच, बेसिक मीडियम की तरफ जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी सडन इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। तो इसका ये एंड पॉइंट आएगा 9 के ऊपर। इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की आपको पता है पीएच तकरीबन 1 से स्टार्ट होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नीचे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था, ऊपर से हम ऐड कर रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस लाइक ओ एच आइंस। अब देखें, इसने भी स्ट्रॉन्ग बेस ने भी 100 आयंस प्रोड्यूस करने हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी 100 ही आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये नीचे आता जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, आहिस्ता आहिस्ता पीएच बढ़ती जाएगी क्योंकि बेस ऊपर से आ रही है, पीएच बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। एक वक्त आएगा सडन इंक्रीज होगा जिसकी रीजन मैं बता चुका हूँ। तो ये तकरीबन 7 पीएच पे होगा क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, और फिर जाकर पीएच कांस्टेंट हो जाती है, तो ये कर्व बन जाता है। हाँ जी, अब बताएं। जी सर, थैंक यू। और कोई सवाल किसी का? जी, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज।